तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को हम कह सकते हैं कि ये जो विकसित राष्ट्र हैं उन्होंने पूरी कोशिश की है अपने ढंग से इसका प्रयोग करने के लिए। अब एक दो पॉइंट और बताऊं, फिर मैं बताऊं आपको कि किस तरह से विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र के लिए यह एक जहां हितकारी भी है वहां विवाद का विषय भी है। दो संगठन इसके साथ जुड़ते हैं, एक तो मुद्रा कोष और दूसरा मुद्रा कोष के साथ ही दूसरा है विश्व बैंक। मुद्रा कोष में इसका एक पैरेलल संगठन बना। इस संगठन को कह सकते हैं कि यह भी एक विश्व वैश्विक स्तर का संगठन है। इस संगठन की सदस्यता भी राष्ट्रों को स्वतः भी मिली है और लेना भी पड़ता है। इसकी भी एक संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में वाशिंगटन में इसका कार्यालय है, जहां पर इसका ऑफिस पूरी तरह से कार्य करता है। इसके सदस्य राष्ट्रों को एक निश्चित राशि एक शेयर के रूप में मुद्रा कोष को के संगठन को देना पड़ता है। कितना कौन राष्ट्र देगा ये उसकी सदस्यता के समय तय कर दिया जाता है और जो बराबर उसको देते रहना पड़ता है। आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि 17.52 अमेरिका का हिस्सा है संपूर्ण मुद्रा कोष का। इसी तरह से भारत का हिस्सा 1.98 के करीब है। विश्व के जितने राष्ट्र हैं सबका कुछ न कुछ हिस्सा है, लेकिन अधिकांश हिस्सा अमेरिका का है, चाइना का है, भारत का है, अन्य राष्ट्रों का बहुत ही छोटा हिस्सा है। लेकिन जब भी कभी किसी राष्ट्र को ज़रूरत पड़ती है किस काम के लिए, किसी नई तरह की समस्या अगर आ जाए, राष्ट्रीय स्तर की आपदा आ जाए, तो उससे निपटने के लिए, आर्थिक विपन्नता की स्थिति हो, आर्थिक संकट की स्थिति, जैसे वर्तमान कोरोना की स्थिति ने विश्व के संपूर्ण देश में लॉकडाउन के कारण आर्थिक संकट को जन्म दे दिया है, जो आर्थिक मंदी की ओर जा रही है और प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम होने की स्थिति में है। ऐसे में मुद्रा कोष विश्व के देशों को मदद कर रहा है। कितनी मदद देगा? जो भी देशों की सहयोग राशि होती है उसका 20% वो उस देश को मदद करता है और मदद के बाद देशों को वो पैसा वापस करना होता है। पैसा लेने के लिए दो तरीके हैं, या तो देश अपने यहाँ की करेंसी में प्राप्त करे या देश उसको वैश्विक करेंसी में, जिसे सोने के रूप में हम कह सकते हैं, प्राप्त करता है और वापस करते समय उसे वैश्विक करेंसी के रूप में देना पड़ता है। जब भी यह मदद की स्थिति होती है इसमें मुख्य भूमिका अमेरिका या उसी के साथ जितने विकसित राष्ट्र हैं उनकी होती है। वो तय करते हैं जो राष्ट्र रीपे करने की स्थिति में नहीं होते या वो विश्व शांति के लिए बाधक होते हैं, इन राष्ट्रों के द्वारा उस देश पर एक विशेष दबाव बनाया जाता है, आर्थिक दबाव, सैनिक दबाव, जो उस देश के सम्मान और संप्रभुता के अगेंस्ट भी होता है, लेकिन कर्ज खाया हुआ राष्ट्र उसे सुनने को मजबूर होता है। दूसरी चीज, जब राष्ट्र लोन लेता है या सहायता प्राप्त करता है तो वो उसकी अपने देश की करेंसी के रूप में उस पर वहां अधिक भार दिखाई पड़ता है। तो इससे पता चल जाता है कि देश कितना अधिक दबाव में आता जा रहा है। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय बैंक या विश्व बैंक की भी स्थापना की गई और विश्व बैंक की भूमिका कुछ ऐसे ही है। उसका काम भी जरूरत पड़ने पर
राष्ट्रों की मदद करना, आर्थिक मदद करना। यहाँ से राष्ट्र अपनी अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए किसी क्षेत्र विशेष में विशेष कल कारखाने लगाने के लिए, विशेष कंपनियां लगाने के लिए, अन्य तरह के संसाधनों को, अपने रिसोर्सेस को दोहन करने के लिए ले सकते हैं। लेकिन उसकी भी शर्त है एक निश्चित अवधि, जब वो जिस पर्पस से, जिस कार्य से उसे ले रहे हैं, जब वो कार्य फंक्शन में, कार्य रूप में परिणत हो जाता है, उससे लाभांश मिलना शुरू होता है या उससे लोगों की ज़रूरतें पूरे होने लगती है, तब देश को उसे धीरे धीरे चुकता करना पड़ता है। और उस चुकता करने की स्थिति में एक ब्याज की दर भी होती है जो काफ़ी महंगी होती है। 7.6 कुछ पॉइंट में अभी तक ये राशि रही है। हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक बेहतर संगठन है जो देशों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सहायक है, जो देशों की व्यापारिक आर्थिक नीतियों को तय करने के लिए है, जो विश्व को एक व्यापार संगठन के रूप में देखता है। लेकिन बड़ी समस्या है, इसका हित विकसित देशों की तरफ है। कैसे? विकसित देश अधिक धनराशि मुद्रा कोष को देते हैं, विश्व बैंक को देते हैं, इसलिए वो एक दबाव बना लेते हैं। दूसरी चीज, जब धन की वापसी होती है तो जो उस पर ब्याज रेट है वो इतना अधिक है कि इन गरीब देशों को वो चुकाने में भार पड़ता है, उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वे अपने देश के लोगों को बेहतर जिंदगी देने के लिए करते हैं। उससे उन्हें इतना आमदनी नहीं होती कि वे भारी मात्रा में ब्याज चुकाते हुए मूलधन को चुकता कर पाए। तीसरी चीज, जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठकें होती हैं तो आज विकासशील देशों की संख्या अधिक हो चुकी है। ये बहुमत से होकर के निर्णय तो ले लेते हैं, लेकिन नीतियों को तोड़ फोड़ करके, घुमा करके अपने ढंग से प्रस्तुत करना, ये विकसित राष्ट्रों से कोई सीखे। अपने ढंग से उसे रखते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके हितों में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन ले। जैसे बार बार पर्यावरण को लेकर के, पर्यावरण असंतुलन संपूर्ण विश्व में फैलता जा रहा है, उसे लेकर के जब ये बात हुई कि विश्व के किन देशों की जिम्मेदारी तय की जाए, तो विकसित राष्ट्रों ने पूरी कोशिश की कि कमजोर राष्ट्रों को ये कह करके कि ये जनसंख्या वृद्धि के कारण ये ज्यादा पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा फिक्स की जाए। बहुत बार वो सफल भी हुए, लेकिन अब राष्ट्रों की संख्या दबाव, जिसे हम कह सकते हैं जनतंत्र, डेमोक्रेसी इन द यूनिवर्स, वैश्विक क्षेत्र में जो डेमोक्रेसी है, उसने थोड़ा सा इन कमजोर या विकासशील देशों की मदद की है कि वे बहुसंख्यक पर कहीं न कहीं अपनी बात मनवाने में थोड़ी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जब बात आती है कि ये देश आपस में मिलकर बात करें, तब तो ये सफलता हासिल कर लेंगे, लेकिन ये देश भी स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर, इसीलिए क्षेत्रीय संगठन बने, दक्षेस, सार्क और एशियान। ये अपने अलग अलग हितों को लेकर के उन हितों की बात कहना शुरू करते हैं और ये कहीं न कहीं विकसित राष्ट्रों के इशारे पर डिवाइड हो जाते हैं, और ऐसी स्थिति में पुनः विकसित राष्ट्र अपने हितों की पूर्ति करवा लेता है। वैश्वीकरण विकसित राष्ट्रों के लिए हितकारी है, वैश्वीकरण छोटे राष्ट्रों के लिए हितकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े देश हैं, उनके पास बड़ी कंपनियां हैं। वे कंपनियां जो संसाधनों से लैस हैं,
जिनके पास टेक्निक एडवांस है, कम पैसे में अधिक सुंदर सामान और दे करके, या जो सीमा प्रवेश शुल्क है उसमें लाभ लेकर के देशों में अपने सामान सस्ते दामों पे बेच लेते हैं। कृषि उत्पादों में भी इन बड़े देशों की पैठ, अनाजों पर पेटेंट, किसानों का दोहन, लेबर प्राप्त करना, और उन देशों में, कमजोर देशों में जिनकी कृषि ही पूंजी है, वहां पहुंचकर वहां पर मजदूर उनके, संसाधन उनका, और बड़े देशों की टेक्निक्स कंपनियां छोटे देशों का दोहन कर ले रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो विकसित देश हैं वे अपने धन के दम पर, अपने टूल्स के दम पर, अपने टेक्निक के दम पर कमजोर राष्ट्रों के कृषि क्षेत्र का, विज्ञान क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र का लाभ ले रहे हैं। और ये देश जो विकासशील देश हैं वो दिन पर दिन नीचे गिरते जा रहे हैं। उनकी अर्थव्यवस्था सुधरने के बजाय डगमगाती जा रही है। और जब ऐसी प्राकृतिक आपदा हो, कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा, तो उस वक्त उनके लिए खड़ा हो पाना, अपने को संभाल पाना, अपने लोगों के जीवन की रक्षा कर पाना भी मुश्किल हो रहा है। और आज की स्थिति यह बता रही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो आर्थिक मंदी आई थी, उससे भी बदतर स्थिति में आज विकासशील देश खड़े होने की कगार पे आ गए हैं। एक बात जरूर है, बड़े बड़े देशों ने भी आर्थिक व्यवस्था को कैसे चौपट होता है, इस तकलीफ में, इस बीमारी में देखा है। हो सकता है आने वाला कल उनकी नीति को, उनकी विचारधारा को, उनकी सोच को इन राष्ट्रों को, विकासशील राष्ट्रों के प्रति बदलने के लिए उन्हें मजबूर करे। और हो सकता है WTO की जो संरचना है वो विकासशील देशों के हित में भी हो। यह एक उम्मीद जागी है, इस पर चर्चाएं हो रही हैं कि ऐसा हो सकता है। बस एक ही प्रार्थना है कि इस महामारी से संपूर्ण विश्व जल्दी उभरे। आर्थिक मंदी तो आएगी, लेकिन विकसित देशों की सोच भी बदले, कमजोर राष्ट्र भी आगे बढ़ें और हम इस बिगड़ती अर्थव्यवस्था में संभल करके पुनः भूमंडलीकरण की पुरानी व्यवस्था नहीं, नए वैश्विक व्यवस्था में खड़े हों। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।